हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, तो ठीक है, हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं हमारा कूलॉम्स लॉ। ओके, तो यहाँ देखें जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी है ना, और इन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ठीक हमने ये पढ़ा है टू चार्जेस आर एक्सर्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर पढ़ा है कि अगर हमारे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस ठीक है अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक, मतलब हमने अभी सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू जो सबसे पहले बताई साइंटिस्ट कूलम्ब्स ने। ओके, तो ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी उसे हम समझते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने मान लिया जो देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। ओके, ठीक, चलिए हम इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। जो हमने ये मान लिया कि यहाँ 1 कूलम्ब चार्ज और 1 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। ओके, अब अगर हम यहाँ इन चार्जेस को हमने कहा इस केस में जो पहले केस में फोर्स कितना लगा है, यहाँ हमने 10 न्यूटन बोल दिया है ना, एग्जाम्पल के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगा है ऐसा मान लिया हमने। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जो चार्ज Q1 है, Q1 मतलब इधर वाला, इसको हम किस पे कांस्टेंट रखते हैं, सॉरी Q2 को हम कहाँ पर ही रखते हैं 1 कूलम्ब पर कांस्टेंट रखते हैं, इसकी वैल्यू नहीं चेंज करते। और इधर वाला जो हमारा चार्ज है ठीक है Q1 है ना, इस Q1 को हम 2 कूलम्ब कर देते हैं। पहले ये 1 कूलम्ब था, अब इसको 2 कूलम्ब कर दे, मतलब तो फर्स्ट केस में ये 1 कूलम्ब था तो 1 कूलम्ब पे कितना फोर्स लगा रहा था 10 न्यूटन। अब हमने इसको 2 कूलम्ब कर दिया, तो क्या अब हम ये पूछेंगे जो कि क्या अभी भी फोर्स 10 न्यूटन रहेगा, है ना। पहले केस में 1 कूलम्ब था, फोर्स 10 था। अब हम इसको Q1 को 2 कूलम्ब कर देते हैं, तो क्या चार फोर्स उतना ही रहेगा, तो हम कहेंगे नहीं, फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मान लो तो 10 न्यूटन हो गया, समझने के लिए वैल्यू बता रहे हो ये है ना। फिर हमने Q1 को और इंक्रीज कर दिया, 3 कूलम्ब कर दिया, ठीक है, और इसको Q2 को कितनी भी कांस्टेंट रखा 1 कूलम्ब पे, ठीक है। फिर फोर्स देखा कितनी आ गई 30 न्यूटन, है ना। तो यहाँ एक बात हमको ये समझ में आई कि जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस वो डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ चार्ज Q1। कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q1 को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द Q1 force F also increases. Okay, now if we kept the charge Q1 constant and increase the charge Q2, okay, opposite case अब हम यहाँ माने कि अगर हम चार्ज Q1 को 1 कूलम्ब पर ही कांस्टेंट रखते हैं और ठीक है इधर किसको इंक्रीज करते चले, ठीक है, Q2 को, है ना। तो सेम कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पर Q1 को एज इट इज रहने दे, डिस्टेंस को एज इट इज रहने दे, Q2 को इंक्रीज करें। ओके, तो Q2 को इंक्रीज कर रहे तो हम फिर पाएंगे यहाँ पर कि फोर्स फिर से इंक्रीज होगा, मतलब फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2 एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, मतलब सेकेंड चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ जो ओके, अब हम दोनों को 1 कूलम्ब पर रखते हैं, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करते, 1 कूलम्ब ही रहने दे। ओके, अब हम उनके बीच की डिस्टेंसेस चेंज करते चलते हैं, है ना। पहले हमने 1 मीटर डिस्टेंस देखी हुई, तो यहाँ पर ठीक है ये चार्ज के बीच की डिस्टेंस हम 1 रख रहे हैं, फिर और बढ़ा रहे हैं, फिर और बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा। फॉर डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स डिक्रीज होगा। तो हमारे पास तीसरा कंक्लूजन क्या निकल कर आया, फोर्स जो है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला इन सभी से, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब साथ में लिख दिया उनको। अब सेकेंड है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, इन कंबाइन फॉर्म दोनों को, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, फिर यहां से जो F हम इंक्रीज F, ये प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं, कांस्टेंट लगेगा, C से इंडिकेट कर दिया कांस्टेंट को, ठीक है, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये आगे हमारे पास वैल्यू ऑफ फोर्स, जहां पर R क्या है, C इज ए कांस्टेंट, वेयर C इज ए कांस्टेंट, एंड कैसा कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू डायमेंशन पर डिपेंड करेगी। डायमेंशन मतलब हम उसको मीटर से सेंटीमीटर में, है ना, और कूलाम से स्टेट कूलाम, ऐसे इस तरह से अगर हम उसकी वैल्यू चेंज करें, डायमेंशन को चेंज करें, है ना, तो वहां पर उसकी वैल्यू भी चेंज होती है, मतलब यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करेगा, इसलिए हम उसे डायमेंशनल कांस्टेंट कह रहे हैं। तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, मैं यहाँ अलग ऐसे निकाल देते, तो C की डायमेंशन देखना है हमें, ठीक है, मतलब ये उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, मतलब इस डेरिवेशन में नहीं लिखना उसको, या समझाने के लिए मैं उसकी डायरेक्शन यूनिट निकाल देता हूँ, ठीक है, किसकी, C की। तो कितनी हो जाएगी उसकी यूनिट, यहाँ देखे जो C का फॉर्मूला बना दे, F क्या है यहाँ, C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ से C का फॉर्मूला क्या बन गया, C का फॉर्मूला बन गया F R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, तो यूनिट बन जाएगी F के लिए न्यूटन, है ना, R डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 मतलब क्या है, कूलाम इनटू कूलाम, तो ये कूलाम स्क्वायर, ये आ गई उसकी डायमेंशन, ठीक है, किसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है, ये C कांस्टेंट के लिए शो है, और ये C भी तो कूलाम के लिए, ध्यान रखना ना। हालांकि इसमें यहाँ लिखने की जरूरत, इसको साइड में नोट कर लेना अगर कर रहे हो तो, ठीक है, नोट्स बनाते टाइम ध्यान रखना, है ना, मतलब इसे भी तो हम इस लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जैसे इसका मतलब ऐसे समझना तो कि हमने यहाँ पर क्या किया, दो चार्जेस रखे Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर जो भी हो, एक्स वाई से, ठीक है। अब यहाँ हमने फोर्स कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि फोर्स 10 न्यूटन है, सॉरी 100 न्यूटन है ना। अब हम यहाँ कहते हैं कि डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इंक्रीजेस, डिस्टेंस इज डिक्रीजेस, मतलब हम इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं बाय 1 सेंटीमीटर, सिर्फ अंडरस्टूड करने के लिए वैल्यूज दे रहे हैं, तो हमने डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर दी। अब हम पूछते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर थी, हमने 4 सेंटीमीटर कर दी, 1 सेंटीमीटर डिक्रीज हुई, ओके। तो अगर हम यहाँ कहे जो कि फोर्स क्या होगा, तो मैंने बोल दिया अब जो कि फोर्स 18 सॉरी कितना हो गया, 120 न्यूटन हो गया, है ना, मतलब डिस्टेंस हमने कितनी कम की, 1 सेंटीमीटर, फोर्स कितना बढ़ गया, 120 हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे कितना बढ़ा, 20 न्यूटन, है ना। 1 सेंटीमीटर कम हुई तो डिस्टेंस के फोर्स कितना बढ़ा, 10 न्यूटन। अब मैं आपसे पूछता हूँ जो यहाँ कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कम कर देने पर, अगर उनको हमने 2 पहले 1 सेंटीमीटर पास में लाया, पहले तो जहां रखे थे तो वहां हमने देखा फोर्स 100 न्यूटन लगा, अब हमने वहां से उनको 1 सेंटीमीटर पास में ला दिया, तो हमने फोर्स फिर कैलकुलेट किया, हमने देखा कि 120 हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर पास में ला रहे हैं तो फोर्स कितना बड़ा है, 20 न्यूटन बड़ा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम 2 सेंटीमीटर ला रहे हैं तो फोर्स कितना बढ़ेगा, तो हमें ऐसा लगेगा तो ऊपर कितना बढ़ना चाहिए, मैक्सिमम का आप ये सोच लो कि कितना, 2 पे 20 40, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। फोर्स, ठीक है, फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स, ओके।
डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम मतलब यहाँ पर आर के स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो हमने कहा जो पहले हमने आर कितनी चेंज की थी 1 सेंटीमीटर था, है ना, डिस्टेंस में चेंज 1 सेंटीमीटर था। ओके, अब डिस्टेंस में यहाँ चेंज कितना बोल रहे हैं हम 2 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो जो फोर्स है वो चेंज इन डिस्टेंस के कितने टाइम स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो कितना चेंज बोला हमने 2 सेंटीमीटर, है ना। तो फोर्स कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी फोर्स 2 का स्क्वायर टाइम मतलब कितने टाइम्स 4 टाइम इंक्रीज होगा। 4 टाइम इंक्रीज होगा मतलब यहाँ 20 का 1 पर जितना इंक्रीज हो रहा था 2 पर उसका कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो 2 इंटू कितना 80 टाइम्स मतलब 2 पर फोर्स 2 सेंटीमीटर पर फोर्स 80 न्यूटन बढ़ेगा, है ना। 2 सेंटीमीटर आर चेंज करने पर इंक्रीज इन फोर्स कितना होगा 80 न्यूटन होगा, ना कि 40 न्यूटन होगा, है ना। ध्यान रखना, मतलब इसको फील करने के लिए जो कि डिस्टेंस थोड़ी कम होते चलेगी फोर्स ज्यादा बढ़ता चलेगा, है ना। फिर उसका अपोजिट भी होगा, अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बढ़ रही है तो मान लिया कि 1 सेंटीमीटर पे फोर्स 20 कम हो रहा है, अगर हम 2 सेंटीमीटर कर दें तो फोर्स 40 न्यूटन नहीं होगा, जो कितना होगा 80 न्यूटन इंक्रीज और डिक्रीज होगा। स्क्वायर टाइम्स करना है ना। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ 3 होता चेंज इन डिस्टेंस 3, तो फिर यहाँ कितने टाइम हो जाता इसका 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। तो फिर मैं बोलता हूँ जो यहाँ फोर्स 1 सेंटीमीटर पर जितना चेंज हो रहा था उसका यहाँ कितने टाइम्स होगा 9 टाइम्स, है ना, इस तरह से। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये है, ध्यान रखना ये। ओके, तो ये स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर पे 10 हुआ फिर अगले 1 सेंटीमीटर पे और 10 होगा, फिर 1 सेंटीमीटर पे और 10 होगा, ऐसा नहीं। पहले 1 सेंटीमीटर पे 20 हो रहा है ना, 1 सेंटीमीटर पे 20 इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो अगले 1 सेंटीमीटर पे कितने टाइम्स 4 टाइम्स, है ना। मतलब क्योंकि चेंज वहां 2 सेंटीमीटर हो गया होगा तो 4 टाइम मतलब 80 हो जाएगा, ऐसा, है ना। तो ये स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, उसको थोड़ा सा समझने के लिए जो है ना ये एग्जांपल हमने लिया। इसलिए इस लॉ को क्या भी बोला जाता है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो इसलिए बोला जाता है बच्चे ये इस रीजन, है ना। तो ये तो हो गए बच्चे हमारे पास क्या, ठीक है, फोर्स। अब फोर्स की जो वैल्यू है वो इस कांस्टेंट पर डिपेंड करेगी c पर। अब ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी SI और CZ सिस्टम में, मतलब हम डायमेंशन क्या क्या ले रहे हैं। तो फर्स्ट जो हम इसे देखते हैं इन SI सिस्टम, ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इन SI सिस्टम, ठीक है। तो इन SI सिस्टम द कांस्टेंट C इज equal to the 1/4 pi epsilon 0 times and its numerical value is 9.0 10 to the power 9, है ना। and what will be its unit Newton meter square upon coulomb square. Okay, ठीक, it means what is the value of C in SI system 1/4 pi epsilon naught 9.0 10 to the power 9, है ना। ये एप्सिलॉन नॉट को जो एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी हम एप्सिलॉन 0 बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं, दोनों पढ़ा जा सकता है इसको, है ना, ये वाले को। ओके, तो ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू कैसी हमको ऑप्टेन हुई, तो ये इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस सब की वैल्यू रखोगे 4, पाई की वैल्यू 3.14, है ना। एप्सिलॉन नॉट इट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, तो इट्स वैल्यू इज 8.86 10 to the power -12। ओके, तो ठीक है, इसको है ना सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 9.0, है ना, ये यहां से आई है। ओके, तो अब C की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। देन फोर्स, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स
बिटवीन चार्जेस क्या हो गया, F इज इक्वल टू ये है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, C Q1 Q2 upon R square, and on putting the value of C, the equation becomes F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square. And in SI system, what is the unit of force? It is न्यूटन, है ना। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, न्यूटन में आएगी फिर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास SI सिस्टम में, ठीक है। ओके, अब इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम पुट करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू 9.0 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। ये होगी हमारे पास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन SI सिस्टम, ये एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन SI सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से जो हम इसमें एक और कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, if there is a another medium, if there is a another medium, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस, ओके, मतलब जो चार्जेस हैं उनके बीच में कोई दूसरा मीडियम रखा हो। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या कंसीडर करके निकाला था कि जो चार्जेस हैं कहाँ रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पर इन एयर और वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम के लिए फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया है। अगर अब हम कहें कि यहाँ चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम हो, है ना, इंस्टेड ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है, ठीक है, मीडियम से मतलब ग्लास, है ना, और माइका, ठीक है, वैक्स, केरोसिन एसेट्रा, ठीक। तो इस तरह के मीडियम हो, इफ देयर इज एन अनदर मीडियम बिटवीन द चार्जेस, ओके, ऑफ चलो मीडियम ऐसा लिख देते हैं, लाइज बिटवीन द चार्जेस ऑफ परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। मतलब हमने एक मीडियम माना है कि जिसका, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक। देन परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट K, है ना। ये हमने कल देखा है यहाँ पे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, है ना, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो इस एक्सप्रेशन से परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये आ गई, है ना। देन फोर्स बिटवीन द, ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स F is equal to 1 upon 4 pi एप्सिलॉन। सिर्फ हम क्या लिखेंगे, अब एप्सिलॉन लिखेंगे। तो जैसे ये एयर वैक्यूम था, तो यहाँ पर हम एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी पुट कर रहे थे, है ना। अब हमने मीडियम माना है, तो यहाँ किसकी परमिटिविटी आ जाएगी, मीडियम की, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यूनिट तो न्यूटन ही रहना, है ना। और अगर हम इसे रिप्लेस कर दें, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये एप्सिलॉन को रिप्लेस करें एप्सिलॉन नॉट K से, तो ये हो जाएगा Q1 बाय Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, ओके। तो ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ओके। अब यहाँ से मुझे एक चीज और नोट करें कि हमने फोर्स इन एयर ऑब्टेन किया, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर, उसकी वैल्यू ये है, और व्हेन दे आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, या ए मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस, मतलब चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हो, तो फोर्स की ये वाली वैल्यू है ना, ये मीडियम में और ये एयर में।
तो इनमें क्या हमको डिफरेंस दिख रहा है? चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, है ना। और F इन मीडियम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये न्यूटन। ओके, अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें, ठीक है, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस in presence of a medium in presence of एयर। ओके, तो इस केस में अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, तो एफ मीडियम की वैल्यू को वैल्यू ऑफ एफ एयर से, तो क्या बचेगा यहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। इधर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, ये सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। एफ मीडियम अपॉन एफ एयर, क्या बचा 1/k टाइम्स, ठीक है। तो एफ इन मीडियम 1/k टाइम्स है एफ इन एयर की, है ना। तो यहाँ पर जो मीडियम में जो फोर्स है, मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो गया, कितने टाइम डिक्रीज हो गया? k टाइम्स, है ना। k मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने बच्चों दो चार्जेस मान लिए और दो चार्जेस के बीच में एयर और वैक्यूम में रखे हैं, तो इनके बीच में हमने फोर्स कैलकुलेट किया एफ एयर में हमने फोर्स बोला 10 न्यूटन, है ना। एग्जांपल के लिए हमने एक मान लिया ऐसे कि दो चार्जेस हैं, एयर में रखे हैं, r डिस्टेंस पर, फोर्स आया है 10 न्यूटन। अब अगर मैं यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में ग्लास रख देता हूँ, है ना, हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में ग्लास रख दिया ऐसे, ओके, तो फोर्स इन ग्लास क्या हो जाएगा 1/k टाइम्स फोर्स इन एयर, है ना। एयर में जो फोर्स आएगा ऐसे, तो k क्या है? ग्लास का डायरेक्टली कांस्टेंट, तो ग्लास के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, है ना, अप्रॉक्स 5.1 होती है, 5 मान ले। तो एफ जी कितना आ गया? फोर्स इन ग्लास 1/5 टू द फोर्स इन एयर, तो कितना हो गया? एफ ए इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू 2 न्यूटन, है ना। मतलब अगर एयर रख रही है तो 10 न्यूटन, ग्लास रख दिया तो कितना 2 न्यूटन हो गया, है ना, डिक्रीज हो गया। तो इसी तरह से अगर आप वहां केरोसिन रख दो फॉर केरोसिन, तो केरोसिन के लिए के होता है 2, तो फिर फोर्स इन केरोसिन कितना आ जाएगा 1/k इंटू फोर्स इन एयर, तो 10 न्यूटन, के इसके लिए कितना है 2, तो फोर्स इन केरोसिन कितना आएगा 5 न्यूटन। मतलब कंक्लूजन ये निकला इस बात से कि फोर्स मीडियम में डिक्रीज हो जाता है कितने टाइम्स, ठीक है 1/k टाइम्स, ओके। चलिए, है ना, तो ये दोनों से हमारा एक कंक्लूजन निकला, तो यहाँ पर फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन एयर का रेशियो कितना आया 1/k आया, है ना। इसको हम लास्ट में नोट करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने कंपेयर करके देखा है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो, ठीक है, ये हो गया हमारा एसआई सिस्टम है ना। फिर सेकेंड है इन सीजीएस सिस्टम, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, तो इट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी, है ना। इसकी वैल्यू कांस्टेंट सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो इन सीजीएस सिस्टम द कांस्टेंट सी 1/4πε0 इज कंसीडर्ड 1, ओके। इसकी वैल्यू क्या कंसीडर की जाती है 1 होती है। तो यहाँ पर जो कितना आ जाएगा 9 यूनिट लिखना है, यूनिट लिख रहा हूँ मैं, न्यूटन का क्या होगा 9, मीटर का क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये स्टेट कूलॉम स्क्वायर, ठीक है, ये है ना। ये हमारे पास क्या है इन सीजीएस सिस्टम, वैल्यू ऑफ सी इन सीजीएस सिस्टम। तो फिर देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ओके, कितना होगा F इज इक्वल टू 1/4, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, F कितना आ गया, तो यहाँ पर 4πε0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू होगी Q1 Q2/4
आर स्क्वायर एंड यूनिट इन सीरियल सिस्टम इज डायन। ओके, ये रहेगी फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन सीरियल सिस्टम, सिर्फ इतनी वैल्यू होगी। ओके, एंड इफ वी कंसीडर अनदर मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ अनदर मीडियम, अगर हम कोई दूसरा मीडियम मान ले वहां पर तो ओके, तो मीडियम मान ले तो फिर F इज इक्वल टू 1 बाय के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डायन, ये हो जाएगा तो है ना। मतलब ये पूरी हुई प्रॉपर्टी, कोई अनदर मीडियम हो जिसकी परमिटिविटी है ऐसा, तो इस तरह से है ना। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आया, ये तो हो गया हमारा है ना कूलॉम्स लॉ। नोट में यहाँ अलग से डाल देना, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकाला हमने यहाँ पर, ये F इन मीडियम एंड F इन एयर, ओके, या 1 बाय के टाइम्स टू द F इन एयर, फोर्स इन एयर है ना ये। चलो अभी हमने डिवाइड करके देखा था ये सब, ठीक है ना। फिर यहाँ जो और ऐसा भी लिख सकते हैं F इन एयर अपॉन F इन मीडियम, मतलब इसको ट्रांसपोज करते इधर, तो ये हो जाएगा K, ठीक है ना। और K की वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन भी ध्यान में रखें ना। कूलॉम्स लॉ हमारा यहीं तक है वैसे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, ये रहा हमारा कूलॉम्स है ना। अब इसमें एक बात नोट ध्यान में रखना कि अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो, वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है, किस्मत अच्छी रही आपकी तो है ना। लेकिन अगर आया होते तो इसको कितने तरीके से पूछता है वो, 3 तरीके से। ये तो सिंपल सा पूछ लेगा, एक्सप्लेन द कूलॉम्स लॉ, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इन SI सीरीज है ना। मतलब जनरली SI सीरीज सिस्टम नहीं देगा तो ऐसे बोलेगा, तो कूलॉम्स लॉ का एक्सप्लेन कीजिए है ना। द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक या फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। इस तरह से एक्सप्लेन द कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फिर हमें कहां तक लिखना होगा, जैसे हमने इतना लिख दिया, इतना नहीं, हमें ये, ठीक है, ये जो ये सिर्फ मैंने यूनिट निकाल के बताई है इसके ना, इसको यहाँ बीच में मत लिखना है ना। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको साइड में कहीं पर लिख लेना, नहीं तो इसमें मत लिखना। तो ये इतना लिखा जाएगा और यहाँ तक, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहाँ तक इसको लाकर लिखकर छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर उसने कोई कंडीशन नहीं बोली यहाँ पर कि कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम में निकालिए ऐसा कुछ, तो सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए आया तो यहाँ तक। वो सीजीएस अगर पूछ रहा है, पूछे तो फिर हम उसको बढ़ाएंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अगर सिर्फ कूलॉम्स लॉ एक्सप्लेन करने का बोला तो हम यहाँ पर उसको यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ तक, तो उससे हमारे फुल मार्क्स मिल जाएंगे है ना। ये सीजीएस पूछे तो, नहीं तो नहीं है ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे कुछ और देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज। चलिए ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं जो लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ है ना। तो कूलॉम्स लॉ की जो 3 कंडीशंस है जिस है ना, जिनके लिए ही वो एप्लीकेबल है ना। तो लिमिटेशन से मतलब कंडीशन फॉर एप्लीकेबल ऑफ, उसके एप्लीकेबल होने के लिए, कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए जो कंडीशन है उसे हम लिमिटेशंस कहते हैं है ना। तो कूलॉम्स लॉ क्या है, पहला है ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस, मतलब फर्स्ट तो जो सबसे पहले जो फोर्स है ना कैलकुलेशन किया गया था वो पॉइंट चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन, इनको हम पॉइंट चार्जेस बोलते हैं जो। तो इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये क्या है, लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन उसमें जो थोड़े से और मॉडिफिकेशन हुए, और मॉडिफिकेशन होने से मतलब ये है कि इस लॉ को हम कहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारे पास है ना क्या है, जैसे ये मान लें हमारे पास एक कोई कंडक्टर है या कोई इंसुलेटर है ना। अब इस पर हमने यहाँ पर एक क्या कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज एक्सिस कर दिया, मतलब यहाँ एक हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ओके।
ठीक है, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, हमने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ले दिया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो इस पॉइंट पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब अगर हम यहाँ पर एक किसको कंसीडर करें बच्चों, ठीक है, हम यहाँ किसको कंसीडर करें, एक चार्ज को कंसीडर करें Q1 को, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर उस चार्ज Q1 पर फोर्स कहें कितना होगा, चार्ज Q1 पर अगर हम फोर्स कहें कितना होगा, तो अगर हम पॉइंट चार्ज की कॉन्सेप्ट लेकर चलते तो क्या होता, ये इसको हम एक अलग पॉइंट चार्ज मान रहे होते, है ना, ये तो पॉइंट चार्ज ऑलरेडी है, तो फिर हम इसका फोर्स निकाल रहे होते, है ना, ये उसको मान लो ये इलेक्ट्रॉन ही है, समझ लो ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन ही रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, रिपल्शन करता है, ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स, ठीक है ना। अब इधर उस पर क्या लगा हुआ है, इधर उस पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये इंसुलेटर है, मान लो इंसुलेटर पे जो प्रॉपर्टी क्या होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, जहां पर चार्ज दिया जाता है उसी पॉइंट पर स्टेबल रहता है। तो जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब पॉइंट ए पर नेगेटिव चार्ज के कारण इस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो वैल्यू आएगी, ये फोर्स इस फॉर्मूले से आएगी कूलम्ब्स लॉ से। अब बी पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही वहां पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इसके थ्रू भी ये उसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, इसके थ्रू ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स और ये नेगेटिव चार्ज का फोर्स। ओके, अब यहाँ पर दोनों फोर्स की हमारे पास वैल्यू अगर मान लें हम, तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, समझ में आया, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। अब रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर लॉ से, रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर लॉ से, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब अगर हम पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट को सही ऐसा लेकर चलते हैं तो इस चार्ज पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ओके ना। तो फिर हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाता, मतलब हमारे पास फोर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना, फोर्स क्या कर रहा होता है इस केस में, एग्जिस्ट करता। ओके, अब सिर्फ मेटल इस पे ध्यान दे, इस पर ध्यान दे मुझे। ओके, तो अब हम कहेंगे कि इस मेटल पर कितना चार्ज, इस मेटल पे बोलो या इस सरफेस पर या इंसुलेटिंग सरफेस पर चार्ज कितना है। अब चार्ज कितना है, तो यहां से जो हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस पे तो टोटल चार्ज तो कितना है, 0, लेकिन हमारे पास तो यहाँ फोर्स निकल कर आ गया, है ना। तो फिर यहाँ पर पॉइंट चार्ज की कॉन्सेप्ट थोड़ी सी क्या कर रही थी जो, है ना, हमें, है ना, थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ तो चार्ज है ही नहीं। लेकिन अगर हम इनको पॉइंट चार्ज कॉन्सेप्ट मानकर चलते, इसको पॉइंट मान के फोर्स निकालते, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसको इधर रिपेल कर रहा होता, ये इसको पॉजिटिव चार्ज मानते चल रहे होते तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, तो फोर्स तो आ जाता वहां पे, कोई ना कोई फोर्स की वैल्यू आ जाती यहाँ, है ना। तो फिर यहाँ जो इस केस को अगर हम इस तरह से मानकर चलते, पॉइंट चार्ज के बेस पे सॉल्व करते, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है, यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, फिर भी फोर्स लग गया, तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो फिर इसके लिए हम इनको पॉइंट चार्ज नहीं मान के चलेंगे, हम इस पर पहले इस सरफेस पे चार्ज अलग अलग प्लेस पर फैला हुआ है ना, तो फैला हुआ है तो फिर हम इस पे टोटल चार्ज निकाल लेंगे, है ना। ये इस पर चार्ज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर हम पहले डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को काउंट करेंगे, है ना, टोटल कि नेट है या नहीं है, फिर नेट चार्ज निकालकर हम उस पर क्या निकालेंगे, फोर्स। तो फिर इस पर अगर इधर चार्ज हो, ये चार्ज हो, तो फिर हम पहले नेट चार्ज निकालकर फिर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर हम इसे किसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए ना, ये इसलिए तो उसको ऐसा माना जाता है ना। चलिए, तो फिर अगला है कूलम्ब्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर रेस्ट चार्जेस, रेस्ट चार्ज के लिए, ठीक है। रेस्ट चार्ज के लिए क्योंकि एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ हमको, जैसे दो चार्ज कोई रेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो ये रेस्ट स्टेट में होगा, तो ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,
और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसका फोर्स हम निकाल सकते हैं। एक रेस्ट चार्ज अगर है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस केस में हम उस इलेक्ट्रिक फोर्स को किससे निकाल सकते हैं, है ना, सिर्फ कौन सा फोर्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो फिर दूसरा अगर चार्ज किस में आ जाए, मोशन में, तो चार्ज अगर मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, यहाँ दो फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड यहाँ पर लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर यहाँ हमें दो फोर्स बताने होंगे, लेकिन हमारे पास ये जो लॉ है ये सिर्फ किसकी वैल्यू दिखाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की। ये मैग्नेटिक रीजन के कारण फोर्स नहीं बताता है ना। तो फिर इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। मोशन में अगर चार्ज आ जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी चार्जेस पर फोर्स लगते हैं। तो फिर वहां पर, है ना, उस फोर्स की वैल्यू अलग से ऐड करनी होगी हमें। तो ये सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स बताता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जनरेट होगा जब एक चार्ज रेस्ट हो। अगर मोशन में है तो दोनों फील्ड आ जाएगी, और दोनों फील्ड आ जाएगी तो फिर उनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं इट इज वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज। ओके, और कूलॉम्स लॉ जो ट्रू है ओनली फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस रेंजिंग फ्रॉम ऑर्डर ऑफ किलोमीटर टू 10⁻⁻50। मतलब कूलॉम्स लॉ जो है, ठीक है, वो जो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच की डिस्टेंस, है ना, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर हो, ओके, तो भी इनके बीच में हम कहेंगे इनको क्या लग रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनके बीच में कोलम्बियन फोर्स लग रहा है, या हम कहेंगे जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब अगर डिस्टेंस इससे बड़ी छोटी हो जाए, है ना, अगर इसके बीच में जैसे यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लगे हुए थे, है ना, ये दो प्रोटॉन मान लो, दो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो इनके बीच में हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना, ठीक है। और मतलब डिस्टेंस किससे ज्यादा हो, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो तो इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इनके बीच की डिस्टेंस किससे कम हो जाए, 10⁻⁻15 मीटर से, मतलब इसके बराबर हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाए तो फिर इन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा, एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो बहुत कम हो जाती है, एग्जिस्ट करता है लेकिन इररिलेवेंट हम बोलते हैं, जो बोल सकते हैं, जो सही वर्ड इररिलेवेंट हो जाता है। ओके, मतलब नेग्लिजिबल बोल दो आप, ठीक है, नेग्लिजिबल, है ना, ठीक है, इररिलेवेंट के बदले तो हम नहीं के बराबर मान सकते। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्जेस के बीच में तभी लगेगा जब उनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कहाँ तक हो, ज्यादा हो, और ज्यादा भी बहुत ज्यादा नहीं हो, क्योंकि जैसे हजारों किलोमीटर हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि एक चार्ज यहाँ रखा है मुंबई में, एक चार्ज हमने कहा हम कि दिल्ली में रखा है, उनके बीच में फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं। मतलब डिस्टेंस कम से कम कितनी डिस्टेंस, 10⁻⁻15 से बड़ी से लेकर कहीं तक भी, कहीं से मतलब वैसे हम बोलने के लिए इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट तक बोलते हैं, लेकिन इनफाइनाइट मतलब एग्जैक्टली वो इनफाइनाइट नहीं होता, उस चार्ज की रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट। तो जैसे हमने यहाँ कहा जो कि एक नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ रखते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में 1 मीटर डिस्टेंस ही उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से वहां हम किलोमीटर ऐसा बहुत सारी बड़ी डिस्टेंस पर रखते हैं तो फोर्स बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, लगता ही नहीं ऐसा। तो फोर्स कब तक लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कब तक एग्जिस्ट करेगा चार्जेस के बीच में, कि डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से लेकर इनफाइनाइट बोल दो आप, इतनी डिस्टेंस तक वो वर्क करेगा, या किलोमीटर्स में बोल दो जो, ओके, है ना, जो उस पॉइंट चार्ज के लिए इनफाइनाइट हो जाए उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर इससे कम डिस्टेंस हो जाए तो फिर हमारा कूलॉम्स लॉ, कूलॉम फोर्स वैलिड नहीं होता। मतलब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटॉन के बीच में कैसा चार्ज लगता है ना, रिपल्शन, और है ना,
तो फिर लेकिन अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाए तो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगने लग जाता है, अट्रैक्शन। लेकिन कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, रिपल्शन। तो यहाँ फिर हम बोलेंगे कि कूलॉम्स लॉ यहाँ वैलिड नहीं हो रहा है, इसमें कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ओके, तो क्या कंडीशन है थर्ड, कि चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो तो उनके बीच में क्या लगता रहेगा, जैसे ऐसे मानो। तो ये हमारा एक और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ये प्रोटॉन रखा है ना, इस प्रोटॉन के पास हम दूसरे प्रोटॉन को ला रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो हमने उसको पॉइंट ए पे लाया, उसके बीच उस पर क्या लगा, रिपल्शन फोर्स लगा, है ना, रिपल्शन फोर्स पॉइंट ए। फिर हमने उसको बी पर लाया, बी पर भी हमने देखा उस पर क्या लगा, रिपल्शन फोर्स। ओके, अब हम उसको सी पर ला रहे हैं। अब सी पर लाए तो हमने देखा कि ये वाले प्रोटॉन से उसकी डिस्टेंस कितने से कम हो गई, 10⁻⁻15 मीटर से कम हो गई। तो जब वो सी पर आएगा तो उस पर रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा, उसके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। है क्लियर? मतलब चार्जेस अगर दूरी पर हो तो रिपल करेगा। अगर हम पास में ला रहे हैं और उसकी डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाए, है ना, तो फिर वो अट्रैक्शन में बदल जाता है। ठीक है, क्यों? उसके बाद चार्जेस के बीच में, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, हम रिपल्शन नहीं लगेगा। तो उसके बाद इतनी डिस्टेंस के बाद 10⁻⁻, इतनी कम डिस्टेंस के बाद चार्जेस पर, ठीक है, क्या लगने लगता है, न्यूक्लियर। कौन सा फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगने लग जाता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्शन। तो इतनी डिस्टेंस के बाद मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन के बीच में क्या लगने लग जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यह अट्रैक्शन होता है और इतना ज्यादा होता है जो कि इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ जो रिपल्शन फोर्स होगा, मतलब कूलम्ब फोर्स, या है ना, कोलम्बियन फोर्स भी हम इसे बोलते हैं, जो कोलम्बियन या इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कैसा होता है, रिपल्शन। तो इसकी रिस्पेक्ट में ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि कोलम्बियन फोर्स रहेगा वहां पर, लेकिन बहुत ही कम, लगभग नहीं के बराबर। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर के बाद, ठीक है, कोलम्बियन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना, नहीं लगता। उसके बाद कौन सा फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और ठीक है, यही जो न्यूक्लियर फोर्स ही पूरे यूनिवर्स के, है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या, पूरे यूनिवर्स से मतलब एक मटेरियल के फॉर्मेशन से। जैसे हमें मालूम है कि जैसे एक, है ना, जो एटम होते हैं, एटम के अंदर भी क्या होगा, मटेरियल किससे बना है, एटम। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन प्रोटॉन से, है ना। तो प्रोटॉन प्रोटॉन और या न्यूट्रॉन ऐसे उसके, है ना। अब हमारे दिमाग में एक बात ये आती है जो कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे, है ना। जबकि कूलम्ब फोर्स तो क्या बोलता है, कूलम्ब लॉ तो बोलता है कि उनके बीच में रिपल्शन लगेगा। लेकिन ठीक है, वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस के अंदर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम है। तो फिर उनके बीच में कूलम्ब फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। उनके बीच में क्या लग रहा है, उनके बीच में लग रहा है जो, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो उन्हें अट्रैक्ट करके रखता है, बाउंड करके रखता है। और इसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही सारे प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना, बॉन्ड हो पाते हैं और मटेरियल का न्यूक्लियस बनता है, फिर एटम बनते हैं, फिर न्यूक्लियस, है ना, फिर मटेरियल बनने लग जाता है। अगर ये न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता जो यूनिवर्स में, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के पास नहीं आ पाते, न्यूक्लियस नहीं बन पाता, एटम नहीं बन पाते, मटेरियल नहीं बन पाता, है ना। मतलब मटेरियल की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो ये था जो हमारे पास उसकी 3 कंडीशन। ध्यान रखें कि इसके बाद, है ना, इतनी डिस्टेंस के बाद, ठीक है, कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा चार्जेस के बीच में, चाहे वो लाइक चार्जेस हो या, है ना, अनलाइक, तो लाइक चार्जेस ही हो गए, उनके बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगने लग जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है, तो ये थी उसकी 3 लिमिटेशन। अब
इसमें मुझे हमारा अगला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ के बेस पर हम यूनिट चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं। अब यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? तो एसआई सिस्टम में तो यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1 कूलॉम चार्ज। ओके, है ना, 1 कूलॉम चार्ज को ही हम क्या बोल देते हैं? ठीक है, यूनिट चार्ज। अगर हम एसआई सिस्टम में बोल रहे हैं तो यूनिट चार्ज का मतलब होगा 1 कूलॉम चार्ज, और अगर सीजीएस में बोल रहे हैं तो यूनिट चार्ज का मतलब होगा 1 स्टेट कूलॉम, है ना। तो अब हम इसको डिफाइन करना है ना। इससे पहले वैसे हम 1 कूलॉम चार्ज की डेफिनेशन 2 तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना। एक तो करंट के बेस पर, करंट के बेस में जैसे हमने कहा था कि एक कंडक्टर में 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाती है तो उसमें फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो कितना होगा? 1 कूलॉम होगा, है ना। ये पहली डेफिनेशन। इफ 1 कूलॉम चार्ज फ्लोज फॉर, या इफ 1 एम्पियर करंट इन फ्लोज इन 1 सेकेंड, द चार्ज फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 कूलॉम, है ना। ये 1 कूलॉम की पहचान है कि वो किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड तक फ्लो हो जाए तो कितनी करंट बना देगा? 1 एम्पियर, है ना। फिर दूसरी वीडियो 1 कूलॉम की दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। ये चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज फॉर्म बाय प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सेस एंड एफिशिएंसी ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 कूलॉम। तो 1 कूलॉम चार्ज की हम डेफिनेशन 2 तरीके से पहले पढ़ चुके हैं। अब हम 1 कूलॉम की डेफिनेशन दे रहे हैं कूलॉम्स लॉ के बेस पर, मतलब हम उस 1 कूलॉम चार्ज की पहचान क्या क्या है। तो पहले तो करंट के बेस पे बता सकते हो बच्चों, 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो जाए तो 1 कूलॉम चार्ज फ्लो हुआ होगा, है ना। और किसी कंडक्टर से इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, उस पर इतने इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना चार्ज आ गया होगा? 1 कूलॉम। अब फोर्स के बेस पर हम डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स के बेस पे मतलब कूलॉम्स लॉ के बेस, है ना। तो अब यहाँ देखिए, तो बाय कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर, मतलब मान लिया हमने कि 2 चार्जेस हैं वो एयर और वैक्यूम में रखे हैं, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उनके बीच में, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है। अब हमें यहाँ कितने को डिफाइन करना है? 1 कूलॉम को। तो 1 कूलॉम को डिफाइन करना है तो हम यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू, ठीक है, वी पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इज 1 कूलॉम। ओके, Q1 Q2 की वैल्यू हम 1 कूलॉम ले लेते हैं। ओके, 1 कूलॉम, या इसे क्या भी लिखते हैं? यूनिट। ओके, फिर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 1 मीटर, या इसे आप लिख सकते हो यूनिट, ठीक है ना। अब किसकी बात कर रहे हैं? एयर और वैक्यूम में, है ना, एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9.0 10⁻9, ठीक है। और उसकी यूनिट हमने देखी थी, जो क्या रहेगी उसकी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से जो ये आ गई इसकी वैल्यू, फिर F, देन फोर्स की वैल्यू, फोर्स कितना हो जाएगा? तो 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू 9.0 10⁻9, है ना। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सब क्या है? Q1 Q2 भी 1 है, R भी 1 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 1 × 1/1, है ना। तो क्या ही बचेगा हमारे पास? 9.0 10⁻9 न्यूटन ही रिमेनिंग होगा। ओके, तो क्या समझ में आया हमको? हमने तो यहाँ पर क्या किया है ना, हमने एक्चुअल में क्या किया है? हमने 2 चार्ज लिए, 1 कूलॉम और 1 कूलॉम। कितने मीटर पे रख दिया इनको? 1 मीटर पे। कहाँ रख दिया? एयर और वैक्यूम में। और फोर्स कैलकुलेट किया, तो फोर्स आया हमारे पास 9 × 10⁻9 न्यूटन, है ना, ऐसा। तो 1 कूलॉम चार्ज की पहचान क्या है? कि 1 कूलॉम चार्ज वह चार्ज है जिन्हें एयर और वैक्यूम में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखने पर वो इतना फोर्स एग्जर्ट कर देते हैं। अगर फोर्स इससे लेस रहा, ओके, तो चार्जेस, है ना, Q1 Q2 ये 1 कूलॉम के बराबर नहीं होंगे, है ना। मतलब 1 कूलॉम, अगर फोर्स इतना नहीं लग रहा हो, चार्जेस को अगर हमने
1 मीटर पे रखा और एयर और वैक्यूम में रखा और फोर्स मेजर किया, अगर फोर्स इससे कम आता है तो इसका मतलब वो चार्ज 1 कूलम नहीं होगी, इससे ज्यादा फोर्स आता है तो इसका मतलब वो चार्ज 1 कूलम नहीं है। तो 1 कूलम चार्ज की पहचान क्या है? 1 coulomb charge is that charge which when placed in air in vacuum at a distance of 1 meter and exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on each other, then it is called 1 coulomb charge. ओके, 1 coulomb charge की पहचान समझ में आई। 3 पहचान आ गई अभी तक। क्या क्या आ गई? पहली करंट के बेस पर क्या हुई? करंट के बेस पर 1 coulomb charge is that charge which when flows for 1 second in a conductor produce a 1 ampere current। मतलब 1 coulomb charge वो चार्ज है जो किसी कंडक्टर में 1 सेकंड तक फ्लो हो जाए तो 1 एम्पियर करंट बना देगा करंट के बेस पे। दूसरा क्या था कि चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम चार्ज होता है। तीसरी पहचान आप क्या समझ में आई हमको? फोर्स के बेस पर कि दो चार्ज को एयर और वैक्यूम में 1 मीटर पे रख दिया जाए डिस्टेंस पर, अगर फोर्स इतना लगता है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन, तो इसका मतलब आपने वो जो चार्ज है हमारे पास वो कितने हैं? 1 कूलम चार्ज। तो ये पहचान हुई। अगर उससे ज्यादा अगर वो 1 मीटर पे हमने दो चार्ज लिए, 1 मीटर पे रख दिए एयर और वैक्यूम में और फोर्स निकाला और फोर्स इतने से ज्यादा आ रहा हो या इतने से कम आ रहा हो, तो इसका मतलब आपके वो पास जो चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज नहीं है ना। तो क्या डेफिनेशन बनेगी उसकी? 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज, है ना। मैं यहां लिख देता हूं जो यूनिट चार्ज, ओके, या 1 कूलम भी लिख सकते हो। 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज, ठीक है, विच ठीक है, क्या लिखा? द यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज विच exerts, ठीक है, या विच when placed at distance 1 meter in air or vacuum, ठीक है, and exerts a force of, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन ऑन ईच, ठीक है। ये रहेगा तो हमारे पास, है ना। यूनिट चार्ज वो चार्ज है जिसे हम 1 मीटर पे एयर और वैक्यूम में रखने पर एक दूसरे पर इतना फोर्स लगाते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन कोई भी हो सकता है ना, फोर्स समझ के चले, ठीक है। ये ऐसा भी बोल सकते हैं यूनिट चार्ज इज दैट चार्ज व्हिच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 into 10 power 9 न्यूटन ऑन अनदर चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड एट 1 मीटर, ठीक है। जो लैंग्वेज में आपको लिखना चाहे उसको डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये हुआ यूनिट चार्ज की डेफिनेशन जो, ओके। अब इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे इसमें, ठीक है, इसी तरह हम डिफाइन करेंगे इन सीजीएस सिस्टम, ओके। तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट चार्ज का मतलब क्या रहेगा पहले तो वो देखें। तो इन सीजीएस सिस्टम यूनिट चार्ज मींस 1 स्ट्रेट कूलम, ओके, ये रखा, है ना। अब हमें यहां से डिफाइन करना है, किसकी डेफिनेशन देना है? डेफिनेशन ऑफ 1 स्ट्रेट कूलम चार्ज, ठीक है, 1 स्ट्रेट कूलम चार्ज, ठीक है। अब सेम इसी तरह से तो इसमें भी अब देख लें हम यहाँ बाय कूलम्स लॉ, है ना, ठीक है, बाय कूलम्स लॉ, ठीक। फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस अंदर स्टूड है समझने के लिए ना। तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया फोर्स की वैल्यू जो 1F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर
और यूनिट उसकी होगी तो डायन, है ना। सीरीज यूनिट में निकाला, सीरीज सिस्टम में, तो फोर्स की यूनिट आई डायन, है ना। अब यहां से F कितना हुआ, अगर हम यहां माने इफ Q1 Q2 आर 1 स्टेट कूलम, ठीक है। हम चार्ज को कितना मान के चल रहे हैं, 1 स्टेट कूलम, ओके। फिर नेक्स्ट जो आर 1 सेंटीमीटर, आर हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, मतलब हमने माना है कि 1 स्टेट कूलम चार्ज है 1 सेंटीमीटर पे रखे हैं एयर और वैक्यूम में। और फिर यहाँ 1/4πε0, इसकी वैल्यू सीजी सिस्टम में कितनी होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू, है ना। यूनिट आप बना लेना यहाँ से डायन इंटू, ठीक है, डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, इस, है ना, क्या आ जाएगा, स्टेट कूलम स्क्वायर, ठीक। अब ये हो गया, तो यहाँ पर वैल्यूज रख दो, एफ आ गया 1/4πε0 भी 1, ये सारे 1 हो गए, तो यहाँ बचा 1 डायन, है ना। तो हमने क्या किया, हमने 1 स्टेट कूलम चार्ज लिए, 1 स्टेट कूलम चार्ज को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा एयर और वैक्यूम में, है ना, और फोर्स कैलकुलेट किया, तो फोर्स कितना आया, 1 डायन, है ना। अब उसका अपोजिट बोले कि अगर हमने 2 चार्ज लिए, उन्हें एयर और वैक्यूम में 1 सेंटीमीटर पे रखा और फोर्स आया 1 डायन, तो इसका मतलब वो चार्ज कितने होंगे, 1 स्टेट कूलम, है ना। तो इसी तरह से मुझे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दे दूंगी, 1 स्टेट कूलम चार्ज, 1 स्टेट कूलम चार्ज इज दैट चार्ज, ठीक है, which when placed in air or vacuum at distance 1 centimeter and exerts a force of 1 Newton on each other, ओके। तो ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन ऑफ 1 स्टेट कूलम चार्ज की, है ना, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास लिमिटेशन ऑफ, ठीक है, कूलम्स लॉ एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, इस, है ना, 1 कूलम का, सॉरी ये कूलम्स लॉ का। तो कूलम्स लॉ का जो क्वेश्चन वो 2-3 तरीके से दे देगा। एक तो सिंपल सा बोल देगा, एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ डेफिनेशन देना है और फोर्स की वैल्यू बतानी है। हमने बताया उससे पहले भी, कहाँ तक बता दोगे, एसआई सिस्टम तक, है ना। इस सीजीएस बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके साथ किसको जोड़ देता है, 2 चीजें और इंक्लूड कर देता है। एक तो ऐसा बोल देगा, एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशंस, एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशन। तो कूलम्स लॉ लिखकर उसकी लिमिटेशन भी लिखना पड़ेगी। तो कूलम्स लॉ कहाँ तक लिखेंगे, जहाँ तक वो एसआई सिस्टम तक हमने वो वैल्यू निकाली थी, तो कहाँ तक, m = 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना, ये न्यूटन एसआई सिस्टम। तो उसके बाद सीजीएस भी पढ़ा था, है ना, अगर यहाँ तक भी चले हैं तो ओके। तो फिर उसके बाद किसको इंक्लूड कर देगा, वो लिमिटेशन को। या तीसरा तरीका क्या आ जाएगा, एक तो कूलम्स लॉ सिंगल पूछ लेगा, कूलम्स लॉ के साथ किसको इंक्लूड करके पूछ लेगा, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ को। फिर तीसरा जो कूलम्स लॉ के साथ किसकी इंक्लूड कर देगा, डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, ठीक है। तो क्या बोल देगा, डिफाइन द यूनिट कूलम्स लॉ, है ना, एंड एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ एंड डिफाइन द यूनिट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इट। तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन के लिए भी कह देगा। तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन जो जैसे हमने यहाँ पढ़ने के लिए क्या पढ़ी है, इन एसआई सिस्टम और सीजीएस। तो आपको जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना एसआई में सीजीएस में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एसआई वाले लिखा देना। तो उसके साथ अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखने का तरीका क्या रहेगा, कूलम्स लॉ लिखोगे, कहाँ तक, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला कहाँ तक निकालोगे, F = 1/4π, ये यहाँ तक जो हमने निकाला था ना एसआई वाला, ओके। फिर उसके बाद सीधे क्या हेडिंग डलेगी, यूनिट चार्ज,
और यूनिट चार्ज ये ऐसा भी नहीं लिखना इन एसआई सिस्टम में से। अगली हेडिंग क्या लिखनी, डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज की डेफिनेशन पूछ रहा है तो कूलम्ब्स लॉ लिख दिया, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज ये इतनी थी। ओके बस, तो ये उसको लिखने का तरीका एग्जाम में है ना। तो इस तरह से हमारे फुल मार्क्स भी बन जाते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये होगा जो कूलम्ब्स लॉ, ओके, एंड इट्स लिमिटेशन एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज। चलिए नोट कर लीजिए।